हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले इस पर काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को आप वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश वित्तीय विवरणों के घटक हैं। डैश आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स एंड शेड्यूल्स, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वित्तीय विवरण होते हैं, तो उनमें कौन कौन से शामिल हैं या उनके कौन से घटक हैं। लाभ एवं हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, रोकड़ प्रवाह और कोष प्रवाह विवरण, नोट्स और अनुसूचियाँ, उपरोक्त सभी। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें सारी ही चीज़ें आती हैं, लाभ और हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा भी, रोकड़ प्रवाह और कोष प्रवाह विवरण भी, नोट्स और अनुसूचियाँ भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश लेखावधि के अंत में किसी संस्था की आर्थिक स्थिति की व्याख्या करता है। डैश एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, लेजर, नोट्स एंड शेड्यूल्स। तो जो लेखावधि होती है, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, मोस्टली क्या होगा, आपका 1 वर्ष का रहता है। फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसके अंत में जो किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है कि जो संस्था है उसमें जो संपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं वो कितनी है, या जो अपने बैलेंस शीट नाम से ही क्लियर है क्या होता है, जो भी लेजर वगैरह बनाए जाते हैं उनके बैलेंस से जो लास्ट में शेष बचता है उससे बनाई जाती है। तो वो क्या बताएगी आर्थिक स्थिति को, तो वो क्या हो जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश लेन देन और घटनाओं के माध्यम से एक विशेष लेखावधि में हुई लाभ और हानि का पता लगाने में सहायता करता है। डैश हेल्प्स टू फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड ऑन द लॉस सस्टेन्ड इन ए पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड थ्रू ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब कोई भी कुछ लेन देन हुए हों, ट्रांजेक्शन्स हों या जो घटनाएं हुई हों, इवेंट्स हुए हों, उसमें जो भी आपकी जो एक्सपेंसेस हुए हैं या जो इनकम हुई है उसके बेसिस पर जो भी लाभ या हानि को दर्शाता है वो कौन सा खाता होता है, कौन सा अकाउंट होता है, तो वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको समझ में आ गया होगा कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं। आर्थिक चिट्ठा क्या दिखाता है और लाभ हानि खाता जो होता है वो क्या दिखाता है। आर्थिक चिट्ठा वित्तीय स्थिति को, आर्थिक स्थिति को दिखाएगा और लाभ हानि खाता लाभ या हानि को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश एक व्यापारिक लेन देन का लिखित साक्ष्य है। डैश इज रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेजर, वाउचर, लेजर पोस्टिंग, जर्नल। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं तो जब हम एंट्री कर रहे होते हैं जर्नल में तो किसके बेसिस पे करते हैं। जो रिसिप्ट होती हैं, जो बीजक होता है, इनवॉइस जिसे कहते हैं आप, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, जो एंट्रीज हैं वो की जाती हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो प्रमाणक कहलाते हैं, वाउचर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आगे जो ऑडिटिंग की जाती है वो भी इसी के बेसिस पे की जाती है कि जब ऑडिटर जो खातों की जाँच करता है, जो भी अपने अकाउंट्स रखे होते हैं उसकी जब जाँच करता है तो वो भी किसके से मिलान करता है, वो भी वाउचर से ही मिलान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट डैश संपत्ति हैं। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स आर डैश एसेट्स, इंटैंगिबल, फिक्स्ड, करेंट, टैंगिबल। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट होता है वो किस तरह की एसेट होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो एसेट्स होती हैं कई तरह की होती हैं, कई तरह से उसको हम डिवाइड करते हैं। कभी स्थायी और चल के रूप में भी कर सकते हैं, मूर्त और अमूर्त के रूप में भी कर सकते हैं, नाशवान प्रकृति की होती हैं या फिर काल्पनिक होती हैं, कई तरह की होती हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट होगा वो हो जाएगा अमूर्त संपत्ति यानी कि इंटैंगिबल एसेट। ऐसे एसेट जो होती तो है लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व डैश के बराबर हैं। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू डैश।
लूजिंग कैपिटल, गेनिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो जो आप करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ को घटाते हैं तो वो क्या निकल के आती है, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी निकल के आती है। एक बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो मैंने बताया था आपका कि स्थायी संपत्ति होती है, फिक्स्ड एसेट होती है और करंट एसेट होती है। तो यहाँ पर करंट एसेट में से जब करंट लायबिलिटी को हम घटाएंगे तो क्या निकल के आती है, वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट समझौते के अभाव में लाभ को भागीदारों द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड बाय पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ इक्वल कैपिटल टाइम डिवोटेड, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया गया है तो उस समझौते के अभाव में या स्पष्ट रूप से कुछ भी इस बारे में नहीं कहा गया है तो लाभ को जो साझेदार होंगे उनके बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में जो भी लाभ होगा उसे सभी साझेदारों के बीच बराबर बांटा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय लेखांकन के क्षेत्र में सम्मिलित है डैश इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, समराइजिंग ऑफ डेटा, एनालाइजिंग डेटा, रिपोर्टिंग ऑफ डेटा, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका स्कोप क्या होगा। आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का लेखांकन, उपरोक्त सभी। तो वित्तीय लेखांकन के क्षेत्र में तीनों ही चीज़ें आती हैं। समराइजिंग भी की जाती है, एनालाइजिंग भी होती है और रिपोर्टिंग भी की जाती है। तो सब हम संक्षिप्तीकरण करते हैं आंकड़ों का, ये देखते हैं कि कौन सा आंकड़े जो हैं वो हमारे व्यवसाय से संबंधित हैं, उनको हमें लिखना चाहिए। और उसको आप जब कैश बुक देखते हैं तो आप एक बार देख करके पूरी उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। लास्ट में आपको पता चल जाता है कि एट द एंड आपके पास कितनी रोकड़ है, कितनी कैश जो है वो बैलेंस में है। तो आसानी से आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो विश्लेषण भी करता है और लेखांकन भी होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश व्यवसाय की वित्तीय लेखांकन का आधार है डैश आर द बेसिस ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक कीपिंग, सेल्स वॉल्यूम, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्यवसाय की वित्तीय लेखांकन का आधार क्या होगा। तो लेखा रिकॉर्ड और पुस्तपालन दोनों ही इसका क्या होता है, आधार होता है। जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो लेखा हमने जो भी कार्य किया है उसका लेखा रखा जाता है और साथ ही उसका बुक कीपिंग, पुस्तपालन, जो आपका जर्नल बनाया जाता है, जर्नल से पहले क्या किया जाता है, पुस्तपालन, बुक कीपिंग का काम होता है और रिकॉर्ड्स को रखना लेखों को, तभी तो आप उसको क्या कर पाएंगे, उससे लेजर बना पाएंगे, उससे जर्नल बना पाएंगे और आगे के अकाउंट्स प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय लेखांकन डैश के समग्र प्रदर्शन को सम्मिलित करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द डैश, कंपटीटर्स, मार्केट, कंपनी, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जो वित्तीय लेखांकन होगा उससे क्या पता चलता है या वो किसकी परफॉर्मेंस को दिखाता है, प्रतियोगी के, बाजार के, कंपनी के या फिर वित्तीय विभाग के। तो वो किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को दिखाता है कि कंपनी ने उस वर्ष में कितना प्रॉफिट लिया है या फिर कितना लॉस हुआ है या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने फर्नीचर की बिक्री पर लाभ का लेखा किस खाते में किया जाता है। द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम कोई भी पुराना फर्नीचर सेल कर रहे होंगे तो उसका जो लेखा किया जाएगा वो किया जाता है लाभ और हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस साइड में किया जाता है, क्रेडिट साइड में किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत भाड़ा का लेखा डैश में किया जाता है। कैरेज इनवर्ड्स इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जो आगत भाड़ा क्या होता है पहले समझ लीजिए। एक कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज आउटवर्ड होता है। जब रॉ मटेरियल को कोई भी जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है। तो उस रॉ मटेरियल को जब हम अपने जो भी फैक्ट्री होती है, कारखाना होता है, वहाँ तक जो लेके आते हैं तो उसको लाने के लिए जो आपका सवारी होगी या जो भी कन्वेंस रहता है तो उसका जो भाड़ा लगेगा वो हो जाता है आगत भाड़ा। तो आगत भाड़ा का लेखा जो किया जाता है, क्योंकि ये आपका प्राइम कॉस्ट में आता है, ये प्रत्यक्ष लागत होगी, तो ये कहाँ जाएगा, व्यापारिक खाते में, यानी कि डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो पड़ती हैं जो डायरेक्टली रिलेट कर जाती हैं, जो भी वस्तु हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो डाली जाती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट लेबर होता है या डायरेक्ट मटेरियल होता है, उसको हम किस में दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं, वो किस में जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत और आयगत मदों के बीच अंतर करना आवश्यक है क्योंकि इट इज़ नेसेसरी टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम बिकॉज
It is helpful to assess financial position. It is helpful in calculating true profit or loss. It is required by accounting principles. All of the above. तो जो पूंजीगत आएगा दो तरह के आपके जो होते हैं मदें जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक कैपिटल हो जाएंगी, दूसरी हो जाती है रेवेन्यू। तो दोनों के बीच में डिफरेंस करना, अंतर करना क्यों ज़रूरी होता है? या वित्तीय स्थिति का आकलन करने में सहायक है? बिल्कुल, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि वित्तीय स्थिति क्या है। आयगत को हम अलग चीज़ों में दिखाएंगे और पूंजीगत अलग अकाउंट्स में आती हैं। या सही लाभ या हानि की गणना करने में सहायक है? बिल्कुल सही है, और या लेखांकन सिद्धांतों द्वारा भी आवश्यक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई मशीनरी की स्थापना का व्यय है। एक्सपेंडिचर ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई नई मशीनरी की स्थापना की जा रही है तो उसका व्यय क्या है। तो उसकी स्थापना का व्यय क्या होगा? तो वो हो जाता है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपके बुक में दे रखे होंगे अलग अलग तरह के, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आता है। कोई भी चीज़ आपसे पूछ लेगा कि पूंजीगत है, आयगत है, या फिर ये स्थगित आयगत व्यय है या पूंजीगत व्यय है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठी में कौन सा दायित्व नहीं दिखाया जाता है? विच लायबिलिटी इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट? कंटीजेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन ऑफ द अबव। तो जो आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट आप बनाते हैं वहाँ पर कौन सी लायबिलिटी, कौन से दायित्व को नहीं दिखाते? आकस्मिक दायित्व, चालू दायित्व, दीर्घकालिक दायित्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वहाँ पर हम चालू दायित्व भी दिखाते हैं, दीर्घकालिक दायित्व भी दिखाते हैं। कौन सा नहीं दिखाते? वो हो जाएगा कंटीजेंट लायबिलिटी, यानी कि आकस्मिक दायित्व। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? स्पोर्ट्स क्लब, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो गैर लाभकारी संगठन होते हैं या फिर जिनको अलाभकारी संस्थाएं भी कहा जाता है, तो उसमें से कौन इसका उदाहरण नहीं होगा? स्पोर्ट्स क्लब भी होते हैं, कॉलेज भी और अस्पताल भी। कौन नहीं होगा? वो निजी उद्यम हो जाएंगे, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त और भुगतान खाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन। तो जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, प्राप्त भुगतान खाता है, वो हो जाता है वार्षिक खाता, रियल अकाउंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो प्राप्त भुगतान खाता होता है, पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो किस तरह से बनता है? वो आप जो गैर लाभकारी संगठन होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, और ये कैश बुक की तरह ही बनता है। जो रिसिप्ट होती हैं वो डेबिट साइड में हो जाती हैं, और जो पेमेंट्स होते हैं वो क्रेडिट साइड में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय और व्यय खाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हो जाएगा आपका नाम मात्र खाता, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो आय और व्यय खाता होता है वो किसकी तरह बनाया जाता है? लाभ और हानि खाते की तरह। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो भी तो आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय और व्यय खाता किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऑल इंस्टीट्यूशंस। तो जो आय और व्यय खाता होता है उसे कौन तैयार करता है? व्यापारिक संगठन, गैर व्यापारिक संगठन, औद्योगिक इकाइयाँ, सभी संस्थान। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है, और उसे तैयार करती हैं गैर व्यापारिक संगठन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्ति और भुगतान खाता आमतौर पर दिखाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज कैपिटल फंड, सरप्लस और डिफिसिट, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है वो मोस्टली क्या दिखाता है? डेबिट शेष को दिखाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास लेखांकन के लिए किस लेखांकन माप का प्रयोग किया जाता है? विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकेंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो ह्रास लेखांकन हम करते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग की जाती है, तो उसके लिए कौन सा लेखांकन प्रमाप यूज़ होता है? तो वो हो जाएगा आपका लेखांकन प्रमाप 6, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। इसका उपयोग किया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए डिप्रिसिएशन की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय और व्यय खाता डैश का शेष दर्शाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो द बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड, कैश इन हैंड, नेट प्रॉफिट, सरप्लस और डिफिसिट। तो जो आय व्यय खाता होता है वो किस चीज़ का शेष दर्शाता है? अधिशेष या घाटा दिखाता है, सरप्लस हुई है या फिर डिफिसिट हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आय और व्यय खाता किसकी जगह पर बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन लिeu ऑफ कैश बुक, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो जो आय और व्यय एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट जो बनाया जाता है वो किसकी जगह पर बनता है, वो बनेगा लाभ और हानि खाते की तरह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्त भुगतान खाते से पता चलता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स रिवील्स कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड, ग्रॉस प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन, नेट प्रॉफिट। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उससे हमें क्या पता चलता है, ये किसकी तरह बनता है, ये बनता है आपका कैश बुक की तरह। कैश बुक में लास्ट में क्या पता चलता है हमको, यही ना कि कितना कैश हमारे पास बचा है, कैश इन हैंड कितना है हमारे पास। तो यहाँ पर भी हमें क्या पता चलेगा, अवधि के अंत में नगद, कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय और व्यय खाता किस प्रकृति की आय और व्यय को रिकॉर्ड करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, कैपिटल नेचर ओनली, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, नन ऑफ द अबव। तो जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा वो केवल आयगत प्रकृति की ही जो व्यय होते हैं उनको ही रिकॉर्ड करता है। जो प्राप्त भुगतान खाता होता है वह आयगत और पूंजीगत दोनों प्रकार की प्राप्त भुगतान को सम्मिलित करता है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो केवल रेवेन्यू नेचर के ही जो हमारे लेन देन होते हैं उनका ही रिकॉर्ड रखता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, और जो चैप्टर वाइज वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाकर के पूरी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोग को समझाया हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।